दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये जो फील्ड है और जो फोर्स है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये क्या है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। तो अब ये चीज़ जब हम करेंगे कैलकुलेशन इसमें तो ये समझेंगे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को वो वाले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं लिखना है। या फिर मान लो अर्थ से हम किसी पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, अर्थ के रेडियस से अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये सारे फॉर्मूले कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल जो u²/2g वन डायमेंशन में, या पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे mgh, ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे कभी भी गलती से भी अप्लाई नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारा एजम्पशन क्या था कि ग्रेविटी कांस्टेंट होगी, ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी। बट यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर में जो हमारे डिस्टेंस होंगे वो बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्टेंसेस होंगे। सिग्निफिकेंट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि पहले से है जो है, जैसे अर्थ की रेडियस होती है, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर ओनली। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर का एक्सटेंशन कहाँ तक होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का एक्सटेंशन होता है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर्स होता है, 7 to 8 किलोमीटर्स। तो यही हमें देख के लगता है कि अरे कहाँ तक आसमान फैला हुआ है। तो ये तो 7 किलोमीटर्स है। अब बात होगी कि भाई RE/2 पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो सरफेस पे जी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे अगर हम 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पे जी की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो वहाँ इसीलिए ये जो फॉर्मूलाज हम जितने भी अप्लाई कर रहे थे काइनेमेटिक्स में, क्योंकि मैंने देखा है क्या आता है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लिख देते हो mgh। mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का काम खत्म, ग्रेविटेशन में ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े डिस्टेंस में ये सब छोटे मोटे फार्मूले यूज नहीं करने हैं। ये जब अर्थ के रेडियस के रेंज की बात होगी तो ये सब फार्मूले नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे हम डेराइव करेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी उसको यूज करना है। तो पहला हमारे ये वेरिएबल्स है, दूसरा जो हमारे केपलर या मोशन ऑफ सैटेलाइट है, मोशन ऑफ सैटेलाइट है। तो केपलर्स के लॉज हैं, केपलर्स के लॉज हैं जो सैटेलाइट के मोशन को स्टडी करते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकता है, नेचुरल सैटेलाइट हो सकता है, सन एंड प्लैनेट हो सकता है। तो जनरल हर केस में ये चीज एप्लीकेबल है। तो किसी भी टाइप ऑफ प्लानिटरी मोशन हो सकता है, या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, किसी भी केस में ये एप्लीकेबल है। बाकी कुछ फैक्ट्स भी हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ये सब, उसकी हाइट क्या होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो ये सारे कुछ फैक्चुअल चीज भी हैं, वो फैक्चुअल चीज एंड में देखेंगे, उनके वैल्यूज को याद रखना है, क्वेश्चन उस पर डायरेक्ट आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन की जो डिस्कवरी है वो न्यूटन का ही वो फेमस स्टोरी, एप्पल वाली स्टोरी, इससे पहले काफ़ी फेमस है, सबको पता है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है, सारे जो है मासेस के लिए ये एप्लीकेबल है। अब मासेस बहुत ही स्मॉल है, मासेस बहुत स्मॉल, 2-4 kg, ऐसे थोड़ी कि हम यहाँ पे खड़े हैं, दूसरा कोई खड़ा है तो उसको जो है किसी मास का है 40-40 kg के हैं तो उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसे स्केल में बहुत कम होगा। हाँ, बट प्लैनेट के केस में, जब प्लैनेट सोलर सिस्टम वाइज अगर हम जाएंगे तो भाई सन और अर्थ के बीच का जो फोर्स है, उनके मास ही इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टेल्स अस द force of interaction or force of attraction between two point mass m1 and m2 are separated by a distance r. The gravitational force of attraction is directly proportional to product of masses and inversely proportional to distance between square of the distance between them. अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये जो है g m1 m2 by r square।
जी इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस जी की वैल्यू जो होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 10⁻⁻11 यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, gravitational force of attraction between two point masses, between 2 point masses is directly directly proportional directly proportional to product of masses, directly proportional to product of masses, and inversely proportional to, inversely proportional to the square of distance between them. What is universal law of gravitation, ऐसे लिख दोगे। ये इसकी डायरेक्शन किधर होगी भाई, इसकी डायरेक्शन जो होगी अट्रैक्शन होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा जो है एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल नहीं करेगा। ठीक है, रिपेल नहीं करेगा। तो ये सर जो है, इसमें 2 पॉइंट मास से लेना है। हाँ 2 point मासेस ही लेना है सिर्फ। तो ये जो है 2 point मासेस के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है। तो ये जो है हमारा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी डायरेक्शन। तो हम मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे Gm1m2/r², और यहाँ से जो डायरेक्शन है वो अपने कॉमन सेंस से दिखाएंगे कि दो मासेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये जो G है, ये G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल मतलब इसकी वैल्यू जो है हर जगह सेम होगी, एयर में या वाटर में कहीं पे भी हम जाएंगे इसकी वैल्यू सेम होगी। तो ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और ये बहुत ही स्मॉल है। देखो 10⁻⁻11 है। तो तुम मान लो कि सपोज करो कि 1 1 kg के मासेस या 10 10 kg के मासेस को 1 मीटर डिस्टेंस पे पुट कर दो, यहाँ पे 1 मीटर पुट कर दो, यहाँ पे जो है 10 10 kg पुट कर दो, तो भी ये जी की वैल्यू इतना स्मॉल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल होगी जनरल हमारे प्रैक्टिकल केसेस में। बट वही प्लैनेट वैनेट के लेवल पे होगा, बहुत ज्यादा मासेस जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो यही क्या है, यही अर्थ के रिवोल्यूशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो है जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो इस फोर्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। व्हाट इज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ये है कि ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ये हैं कि दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मास, वैलिड फॉर पॉइंट मास। अच्छा, ये कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में जो है अगर ये डिस्टेंस जो है d दिया हुआ है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इनका जो फोर्स है Gm1m2/d² होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट ही करेगा, कभी भी रिपेल नहीं करेगा। तीसरा है इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम का मतलब है हवा में और पानी में, एक एक केजी के ऑब्जेक्ट्स को एयर में प्लेस करें या वाटर में लेके जाएं, उनके फोर्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर एयर में फोर्स एफ है तो वाटर में फोर्स नहीं है। कहोगे ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में ही आ रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, वहां का जो फोर्स होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है।
मीडियम डिपेंडेंट होता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा कि मान लो आयनिक बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है, कहीं पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका मीडियम चेंज हो जाता है। मीडियम चेंज होने से इलेक्ट्रिकल फोर्स वीक पड़ जाता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स वीक पड़ जाता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं। तो कुछ कुछ मीडियम में सॉल्युबिलिटी क्यों होती है? सॉल्युबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम, वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम पे डिपेंडेंट होता है। एयर में कुछ अलग फोर्स होगा, वाटर में अगर सेम चार्जेस को ले जाएंगे तो कुछ अलग फोर्स होगा। इस सेंस में ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। जैसा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स में हम आगे देखेंगे कि मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है, और उस मीडियम के पड़ने की वजह से ही क्या है, वो मीडियम के पड़ने की वजह से ही सॉलिबिलिटी होती है, ऑब्जेक्ट्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं। तो अगर मान लो ऐसे कोई हाइपोथेटिकली तुमसे पूछ दिया जाए कि सपोज कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, देन व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी? इट विल रिमेन सेम और ऑब्जेक्ट बिकम इनसॉल्युबल। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इनसॉल्युबल हो जाएगा। अगर फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम से डिपेंडेंट नहीं होता, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो एयर में है, एयर में अगर वो सॉलिड स्टेट में है, उसको हम लिक्विड में डालेंगे तो वो सॉलिड स्टेट ही मेंटेन करेगा, क्योंकि उसको होल्ड करने के लिए कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो होल्ड कर रहा है। तो दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, पॉइंट मास एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, एयर वाटर हर जगह सेम। और दूसरा है कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल का मतलब क्या है? सेंट्रल का मतलब ये है कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। सेंट्रल का मतलब है डायरेक्टेड अलोंग, डायरेक्टेड अलोंग line joining the centers, line joining the centers। सेंटर्स के लाइन ज्वाइनिंग, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पार्टिकल हैं, स्मॉल साइज के हैं, तो ये जो है सेंट्रल नेचर के होंगे, मतलब सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करेंगे तो ये जो है ऐसे इसके लॉन्ग होंगे। और दीज फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स या एक्शन रिएक्शन पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन पेयर्स। पेयर्स, कौन सा पेयर? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। और अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, तो इसीलिए क्या है? इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स भी है। कंजर्वेटिव फोर्सेज जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनमें आर के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो अगर हम वर्क डन इसमें फाइंड करेंगे तो वर्क डन में क्या होगा? वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स भी है। कंजर्वेटिव फोर्स के बाद इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट फॉलोज इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और डिफाइंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये बड़ा सिंपल भी है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि सपोज कि मल्टीपल पॉइंट मासेस आर प्रेजेंट, बहुत सारे पॉइंट मासेस प्रेजेंट है। यहाँ पे मान लिया कि m1 प्रेजेंट है, इधर जो है m2 प्रेजेंट है, इधर जो है m3 प्रेजेंट है। सारे जो है फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, m1 भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, m2 भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, m3 भी फोर्सेस अप्लाई कर रहा है। तो क्या करेंगे? जो रिजल्टेंट फोर्स है, पहला तो M1 को इफेक्ट नहीं है, M1 को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि M2 फोर्स अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको M2 से कोई मतलब नहीं है, M3 से कोई मतलब नहीं है। वो उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा जितना कि वो अकेले अप्लाई करता। इन आइसोलेशन जितना वो फोर्स अप्लाई करता इस M के ऊपर, ये दोनों तीनों होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M2 भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा जितना कि वो आइसोलेशन में अप्लाई करता F2, और M3 भी जो है वो उतना ही अप्लाई करेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। कि नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। ये जो है इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है, बस इतना ही खतरनाक सा है ये। नाम जितना खतरनाक है काम उतना बेकार है। कि ये तो हमें भी पता है कि भाई मल्टीपल फोर्सेस ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे बताते हैं? वेक्टर सम से। उसी का नाम दे दिया क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बार बार आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा कि नेट। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड देखेंगे, फील्ड
तो फील्ड में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आगे जो है वेव चैप्टर आएगा, वेव चैप्टर में क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर ये सुपरपोजिशन का आपने क्या कहा था, प्रिंसिपल ऑफ एक और बार सुपरपोजिशन, बता दीजिएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सर सुपरपोजिशन, डिस्कनेक्ट हुआ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो मल्टीपल एप्लीकेशन है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट ये है कि सपोज कि मल्टीपल मासेस अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल, net force acting on any particle is a vector sum of individual forces. Okay, if multiple point masses are present, मल्टीपल पॉइंट मासेस अगर प्रेजेंट है, तो किसी भी मास पे जो नेट फोर्स हम फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, इंडिविजुअल मासेस के वजह से वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और उनके ऊपर नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो वही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। इंडिविजुअल फोर्सेस को दिखाना है, इनको वेक्टर वाइज ऐड कर देना है, वही है रिजल्टेंट फोर्स। तो ये सारे जो है इस ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज है, यस सर। इनको याद रखना है कि पॉइंट मास है, अट्रैक्टिव है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, सेंट्रल है, कंजर्वेटिव है एंड फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसमें कुछ खास है नहीं, बस ये फॉर्मूला है इसमें। अब इसमें मान लो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करते हैं, तो कि सपोज करो कि ये मल्टीपल पॉइंट मासेस हैं। मल्टीपल पॉइंट मासेस में पहले हम मान लेते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे पॉइंट मासेस हैं। ये जो है एम 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 एम। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट मास लोकेटेड एट पी। पी पॉइंट पे जो है हमें जो नेट फोर्स फाइंड करना है। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन पी। पी पे जो है नेट फोर्स फाइंड करना है, पी पे जो पार्टिकल है, तो क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि इंडिविजुअल मासेस के वजह से फोर्स डिनोट कर दो। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं कैसे फाइंड करूंगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इस स्केलर वाले फॉर्मूले से फाइंड करूंगा। क्या है फॉर्मूला, Gm1m2/r²। तो यहाँ पे m1 m है, m2 भी m है और डिस्टेंस जो है वो a है। तो यहाँ से मैं फोर्स डिनोट करूंगा और डायरेक्शन अपने कॉमन सेंस से दिखाऊंगा। डायरेक्शन जो है इस इक्वेशन में डायरेक्शन नहीं है, ये स्केलर फॉर्म है। तो ये हो जाएगा Gm1m2/r²। और सेम जो है यहाँ से भी अप्लाई करेगा। तो यहाँ से अगर फोर्स F एक्ट कर रहा है तो ये F का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Gm²/a²। तो बेटर है कि हम इसको F1 डिनोट कर लें और इसको F2 डिनोट कर लें। तो F1 का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा और F2 का मैग्नीट्यूड भी जब लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये दोनों सेम है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ से हम F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F बता देंगे कि सेम ही है दोनों। तो अब इसमें मुझे रिजल्टेंट फोर्स यस फाइंड सर। करने के लिए वेक्टर सम फाइंड करना, वेक्टर करना होगा। क्या क्या ऐसे वेक्टर्स को हम कभी ऐड कर सकते हैं, ऐसे वेक्टर्स ऐड किए जा सकते हैं। सर F2 में स्क्वायर नहीं होगा? F2 क्या F2, अच्छा ये बोल रहा है नहीं बी, सर, तीनों साइड A है या सर A B? तीनों साइड ए है, इक्वल है। यस सर। तो ये F जो है, सर ये F होगा F1² + F2² प्लस, हाँ सर, इक्वल इक्वल एंगल, इक्वल फोर्सेस या इक्वल वेक्टर अगर 60 डिग्री पे होंगे तो रिजल्ट बताया था कितना होगा वो, √3। डायगोनल रूल से। तो ये जो है इसको जो है ऐसे, √3F। तो जो यस नेट, सर। और ये इसके में तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री में इसको लिख दिया। ये हो जाएगा F करते हुए √3F, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3F। इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इक्वल फोर्सेस हैं तो वो एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा, तो ये जो है 30 डिग्री के लॉन्ग होगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू √3 इंटू F की वैल्यू हो जाएगी √3F। Gm²/a², और डायरेक्शन हम ऐसे एरो से डिनोट कर देंगे, इस डायरेक्शन में है और वो 30 डिग्री पे है। ठीक है,
तो ये जो है फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया। √3 GM²/a², ऐसा हो गया। अब इसी चीज को अगर फर्दर एक्सटेंड किया जाए ऐसे कि भाई चलो ये जो पॉइंट मासेस हैं, ये पॉइंट मासेस स्क्वायर के वर्टेक्स पे हैं, स्क्वायर के वर्टेक्स पे है। देन फाइंड द नेट फोर्स एट एनी मास लोकेटेड एट द कॉर्नर, किसी भी एक पे बताना है। इक्वल मासेस हैं, इक्वल मासेस हैं, इक्वल मासेस हैं सारे, और ए डिस्टेंस है ये। तो अब यहाँ पे अगर नेट फोर्स फाइंड करना है तो सेम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पहले हम आ वेक्टर, जाएगा। पहले जो है वेक्टर्स डिनोट कर देंगे। ये जो है वेक्टर हो जाएगा F1, ये जो है हो जाएगा F2, और ये हो जाएगा F3, ये हो जाएगा F3। Yes, अब F1 F2 में डिस्टेंस सेम है, मासेस सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो हम अब यहाँ से देख के ऐसे लिख सकते हैं कि F1 = F2 = GM²/a², एंड F3 = GM² डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज डिस्टेंस? यहाँ पे √2a है। तो √2 पहले वेक्टर्स ड्रॉ कर देना है, वेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, फिर ऐड करना। तो GM²/√2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आ गया। GM²। व्हाट इज नेट फोर्स? इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट। √2 GM²/a²। हाँ तो ये है F1 F2, तो F1 F2 तो सेम ही है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो √2 आएगा, इसी के लॉन्ग, इसी के लॉन्ग आएगा ना। कि अगर हमें 3 वेक्टर ऐड करने हैं तो 3 वेक्टर को ऐड करने के लिए या तो कंपोनेंट वाइज ऐड कर दें IJ के, या तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि F1 × F2 का रिजल्टेंट हो जाएगा ये √F1² प्लस √F2², और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये किधर डायरेक्टेड होगा? ये डायगोनल के लॉन्ग ही डायरेक्टेड होगा। और F3 भी किधर है? डायगोनल के लॉन्ग है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, है ना। किसी को डाउट हो रहा है तो ये मत सोचना कि ये किसका रिजल्टेंट है, ये जो है इसका रिजल्टेंट है F1 का स्क्वायर का प्लस F2 का स्क्वायर का। और उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? F1² + F2² + 2F1F2 cos 90 डिग्री, इस लाइन के लॉन्ग। और इसी लाइन के लॉन्ग हमारा F3 ऑलरेडी है, F3 ऑलरेडी है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स हम ऐड कर देंगे F3 जो कि GM²/2a² है, प्लस GM²/a² इंटू √2, 90 डिग्री पे इक्वल वेक्टर्स √2, इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पे √3, इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री पे सेम, इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पे होंगे तो वो होगा सेम। तो Same. ये आ Yes, sir. जाएगा हमारा GM² / a² √2 + 1/2 हो जाएगा 2 √2 + 1/2. 1/2, और डायरेक्शन इज अलोंग 45 डिग्री। तो ये जो है ये 45 डिग्री, Yes, sir. ये हो जाएगा नेट फोर्स। ठीक है, कोई डाउट? यस सर। हाँ बीच सर। को भी फोर्स। तो यहाँ से अब हेक्सागन पेंटागन बहुत सारे हो सकते हैं, बट तुम्हें समझना है कि किसी भी तरीके से हो हमें वेक्टर्स डिनोट करना है, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये है कि एप्लीकेशन नंबर 1 इसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि इफ 3 masses are located at the vertex of equilateral triangle, 3 masses हैं, और these are revolving on a circular path due to their mutual gravitational force of attraction, due to their mutual gravitational force. The 3 masses are located on the vertex of a equilateral triangle, and these are moving on a circular path due to their gravitational force of attraction. मतलब ये जो है ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे, कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये तीनों क्या है?
सर्किल ट्राइंगल पे लोकेटेड ही वो ट्राइंगल ऐसे से रिवॉल्व कर रहा है. देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. 3 masses से लिख सकते हैं इसको. 3 masses as shown are moving on circular path. Circular path. Find velocity. Find velocity. Velocity बता दो भाई. तो ये क्या है कि ये सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, तो सर्किल पे जा रहे होंगे, तो इनकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट गिवन है कि भाई कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं. तो सर्किल पे रिवॉल्व करने के लिए तो चाहिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. Gravitation. तो ग्रेविटेशन का फोर्स Gravity. अभी हमने फाइंड किया है कि भाई ग्रेविटेशन सपोज करो कि यहाँ से ये हम ले लेते हैं. तो अब किसी भी एक पार्टिकल को अगर कंसीडर करते हैं तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या कर रहा होगा? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. और इसका जो है इस सर्किल का सेंटर कहाँ पे होगा? इसके सेंट्रोइड पे होगा. तो इसका क्या सेंट्रोइड लोकेट हो सकता है? लोकेट हो जाएगा ये जो है ये डिस्टेंस होगा इस सर्किल की रेडियस. जो भी जिस रेडियस पे परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन उसकी रेडियस हो जाएगी आर. तो क्या आर को फाइंड कर सकते हैं? हाँ, आर को हम ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हैं कि ये जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा. 2:1 में होगा. तो आर इज इक्वल टू ये जो है ए कॉस 60 ए साइन. तो ए साइन 60 ये टोटल हो जाएगी मीडियन की लेंथ. ए साइन 60 मतलब ए √3/2 और उसका जो है 2/3. तो ये हो जाएगा a/√3. ये जो r की वैल्यू होगी वो a/√3 कि टोटल ये लेंथ निकाल लिया. और मीडियन क्या करता है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है इस सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में. तो एक 2/3 हो जाएगा, एक 1/3 होगा. तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगा a cos 60 डिग्री, a sin 60 डिग्री. तो a sin 60 डिग्री का 2/3 कर दिया, वो हो जाएगा a/√3. तो चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो कि ये a/√3 हो जाएगा हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल का. और इधर ही जो है इसके ऊपर नेट फोर्स होना चाहिए क्योंकि सर्कुलर मोशन कैसा यूनिफॉर्म है. सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म में एक ही होता है एक्सेलेरेशन, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई? जो बचे हुए दोनों हैं यहाँ पे. ये दोनों हैं, तो ये दोनों इसको अट्रैक्ट कर रहा है. इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं किस फोर्स से? यहाँ से ये फोर्स है, यहाँ से ये फोर्स है. उनका रिजल्टेंट अभी निकाला. व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स इज इक्वल टू इक्वल है 60 डिग्री पे है. 60 डिग्री पे √3f होता है. तो इसको बिल्कुल एकदम रट लेना है. इक्वल वेक्टर 60 डिग्री √3f. तो ये √3f हो गया. f की वैल्यू क्या है? f इज इक्वल टू gm²/a². अब यही नेट फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो बस तुम्हें लिख देना है मासूम इक्वेशन. नेट फोर्स is equal to mass into centripetal acceleration. Net force is equal to √3 gm²/a² is equal to m into centripetal acceleration is equal to v²/r. v²/r तो ये हो जाएगा √3 gm²/a² is equal to m v². तो v² तो फाइंड ही करना है. r is equal to a/√3. ये हो जाएगा √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा. m और m कैंसिल होगा. a से a भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो v is equal to √gm/a. v is equal to √gm/a is equal to √gm/a. बात समझ में आई? कि यही जो है इसमें जो फोर्स है ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. हमें सर्कुलर पाथ दिया हुआ है. तो सर्कुलर पाथ में मुझे ये है मेरा रेडियस, ये रेडियस है. तो ये रेडियस हम इस ट्रायंगल में कैसे फाइंड कर रहे हैं? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी मीडियन की लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगा a sin 60. a है इसका साइड, ये एंगल है 60 डिग्री. ठीक है. तो a sin 60 मतलब a √3/2. और जो मीडियन है, जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड जिसके अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है सिमेट्रिकली है, तो सिमेट्रिकली तो सेंट्रोइड होगा. तो सेंट्रोइड से जो डिस्टेंस है, सेंट्रोइड से डिस्टेंस है
आर, और वो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, 2/3 ऑफ ए साइन 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा a/√3। समझे अनुराग? So these masses are shown, these three masses as shown are moving on a circular path. Are moving on a circular path. Find the V. Uniform circular motion, centripetal acceleration force करके, तो यहाँ से ये आ गया √gm/a, √gm/a। सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको अटेम्प्ट करोगे। इफ masses are located at the square of vertex on a vertex of a square, masses are located on a vertex of a square, and due to their mutual force of gravitation, due to their mutual gravitational force, these masses are moving on a circular path with a speed v. ये इनके सर्कुलर पाथ है। With respect to v with respect to क्या होगा, सिमेट्रिकली इसका सेंटर होगा ना, with respect to क्या, these are moving on a circular path with a speed v, with a speed v. Okay, due to their mutual force of gravitation, these masses are moving on a circular path with speed v about their common center, जो भी है उनका common center है, तो common center के about revolve हो रहे हैं और masses सारे same हैं, तो find करना है what is the speed, find the speed of particle, speed of the masses if these are moving, if these are moving on circular path, these are moving on circular path, find speed of masses if these are moving on a circular path due to gravitational attraction. ठीक है, इसको फाइंड कर पाओगे, डिस्टेंस निकाल पाओगे, रेडियस, नेट फोर्स लिखना है और नेट फोर्स को mv²/r से इक्वेट कर देना है। समझ रहे हो? सर उसको नॉर्मली एफ नेट फाइंड करेंगे, उसको फिर एम मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करेंगे। mv²/r कि अगर कोई भी है, कोई सिस्टम अपने कॉमन सेंटर से रिवॉल्व कर रहा है, जैसे मान लो हम सन और अर्थ को ही लेते हैं, तो अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने कोई यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किया अर्थ के सरफेस से, वो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उसको फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू mv²/r, mv²/r। तो वही नेट फोर्स फाइंड किया हुआ है, अप्लाई करोगे हो जाएगा, कर पाओगे? सर आ गया। सर हो गया। हाँ सर हो गया। तो नेट फोर्स यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू a/√2, R की वैल्यू a/√2, a/√2 नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो एक तो √2f था, √2gm²/a² और प्लस ये वाला था, वो था सर लास्ट क्वेश्चन में तो निकाले थे gm²/a² इनटू हाफ प्लस √2। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा m इंटू v² डिवाइडेड बाई r, r हो जाएगा a/√2, हो जाएगा a/√2, तो यहाँ से आ जाएगा gm²/a², gm²/a² 2√2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू √2 mv²/a। तो यहाँ से m कैंसिल आउट होगा, a² से ये कैंसिल आउट होगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सर gm/a
m by A1 plus into 1 1 plus plus 2 2. root 2 by 2 root 2. वही 1 plus 1 by root 2. Yes, sir. 1 plus 1 by 2 रूट 2 वही चीज हो जाएगी। तो हाँ, ये हाँ। तो हुआ म्यूचुअल हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स से 2 पार्टिकल हो सकते हैं, 3 पार्टिकल हो सकते हैं, 4 पार्टिकल हो सकते हैं, ऐसे जो है इसको चार पार्टिकल हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि तो ये एक मास है, उसको हमने स्प्लिट कर दिया, मास है उसको स्प्लिट कर दिया, m है तो m जो मास है उसको स्प्लिट किया गया है, ये इसको स्प्लिट किया गया है। एक फ्रैगमेंट जो है वो m1 है और दूसरा फ्रैगमेंट जो है वो m-m1 है। तो और इनको d डिस्टेंस पे रखा गया, ऐसे समझ लो कि 4 kg का है तो उसको मैंने मान लो 1 और 3 के कॉम्बो में ब्रेक कर सकता हूँ, 2 और 2 के कॉम्बो में ब्रेक कर सकता हूँ, 2 और 2 के कॉम्बो में ब्रेक कर सकता हूँ यहाँ से, या 2.5 1.5 में ब्रेक हो सकता है, मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू फ्रैगमेंट्स सो दैट फोर्स बिटवीन दीज मासेस दीज फ्रैगमेंट्स आर मैक्सिमम। फाइंड रेशियो between two fragments